नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अमेरिका से अवैध भारतीय अप्रवासियों की वापसी के मुद्दे पर संसद में विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। तीखे सवाल किए गए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि यह सुनना अटपटा लग रहा है कि उन्हें जबरन सैन्य विमान में वापस लाया गया, हथकड़ी लगाई गई, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। उन्हें कमर्शियल फ्लाइट में बिठाकर ही वापस भेजना चाहिए था। गौरव गोगोई ने कहा कि मनमोहन सिंह के समय पर हमारे एक डिप्लोमेट के साथ अमेरिका में दुर्व्यवहार हुआ था। मनमोहन सरकार ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी, अमेरिका को माफी मांगनी पड़ी थी और अब जो घटना हुई है उसे लेकर मोदी सरकार को भी अमेरिका से आपत्ति जतानी चाहिए। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हमारे नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया गया। भारतीयों के डिपोर्टेशन मुद्दे पर संसद में विपक्षी सांसदों ने सरकार शर्म करो के नारे लगाए। दरअसल अमेरिका ने 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को यूएस मिलिट्री के C-17 प्लेन से पंजाब के अमृतसर भेजा। इन लोगों के पैर में चेन बांधी गई थी जबकि हाथ भी बेड़ियों में जकड़े हुए थे। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल चीफ माइकल बैंक ने अपने एक्स हैंडल पर इसका वीडियो शेयर किया है। इसके बाद विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा और संसद परिसर में प्रदर्शन किया। बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे लेकर संसद में बयान दिया और वो अपने ही बयान पर अब बुरी तरह से फंसते दिखाई दे रहे हैं। जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि अगर कोई नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहा है तो उसे वापस यानी स्वदेश बुलाना सभी देशों का दायित्व है। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि 104 लोग वापस आए हैं, हमने ही उनके भारतीय होने की पुष्टि की है। अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाना अमेरिकी सरकार की नीति है। अमेरिका से भारतीयों का डिपोर्टेशन पहली बार नहीं हुआ है, ये 2009 से हो रहा है। पिछले 16 सालों में अमेरिका से 15,652 भारतीयों को वापस भेजा गया है। सबसे ज्यादा 2019 में 2042 लोगों को भारत डिपोर्ट किया गया। हम कभी भी अवैध मूवमेंट के पक्ष में नहीं है। साफ है, एस जयशंकर एक तरह से अमेरिका की कार्रवाई का बचाव ही करते दिख रहे हैं। बता दें कि कोलंबिया के नागरिकों को भी ट्रंप सरकार ने इसी तरह से वापस भेजा था, लेकिन कोलंबिया ने विमान को अपने देश में उतरने की इजाजत ही नहीं दी थी और साफ कर दिया था कि उनके देश के नागरिकों को पूरी इज्जत के साथ। श्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सबका साथ सबका विकास पर यहाँ बहुत कुछ कहा गया, इसमें कठिनाइयां क्या है, ये तो हम सब का दायित्व है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उनसे इसके लिए कोई अपेक्षा करना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ये उनकी सोच समझ के बाहर है और रोड मैप में भी सूट नहीं करता है। इतना बड़ा दल एक परिवार के लिए समर्पित हो गया है, उसके लिए ये संभव ही नहीं है। पीएम मोदी का पूरा भाषण कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमता हुआ ही नजर आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मॉडल में फैमिली फर्स्ट सर्वोपरि रहा है। देश की जनता ने हमें तीसरी बार लगातार सेवा का मौका दिया है। ये बताता है कि देश की जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परखा है, समझा है और समर्थन दिया है। हमारा ये मॉडल एक शब्द में कहना हो तो कहूंगा, नेशन फर्स्ट। अब पीएम मोदी के भाषण की जमकर आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि महाकुंभ में भगदड़ के मामले पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं और कांग्रेस को कोसने के मौके नहीं छोड़ रहे हैं। इसके अलावा खबर ये आ रही है कि सरकार इस सत्र में नया बिल लाने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि 7 फरवरी को पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में नए आयकर बिल को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बिल को 10 फरवरी को संसद में पेश करेगी। मौजूदा इनकम टैक्स कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 से लागू किया गया है। अब इसे पूरी तरह से खत्म करके नया कानून लाया जाएगा। ये मौजूदा जरूरतों के हिसाब से अपडेट होगा। नया इनकम टैक्स कानून कम और आसान शब्दों में होगा। इसका मकसद इसे आम लोगों को आसानी से समझाना है। मौजूदा कानून 6 लाख शब्दों में लिखा गया है, इसे घटाकर आधा किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कम कंफ्यूजन। सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए मसौदा नियमों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाजपा देश भर में आरएसएस का एजेंडा चलाना चाहती है। वो सभी पर एक विचार, एक इतिहास और एक भाषा थोपना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि आरएसएस का मकसद देश की अलग अलग संस्कृतियों और इतिहासों को खत्म करना है। वो संविधान पर हमला करके सब पर अपने विचार थोपना चाहते हैं। And I'm very happy that you have come here to do this protest, and I wish that multiple protests like this happen, because the RSS needs to be made to understand
that they cannot attack the constitution, they cannot attack our states, they cannot attack our cultures, our traditions and our histories. Thank you very much. All the best. कांग्रेस ने यूजीसी के नए नियमों को तानाशाही और संविधान विरोधी बताया। उन्होंने इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। दरअसल डीएमके ने दिल्ली के जंतर मंतर में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्षी नेता शामिल हुए। दरअसल यूजीसी ने 6 जनवरी को यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में वाइस चांसलर, टीचर्स और एकेडमिक स्टाफ भर्ती को लेकर ड्राफ्ट रेगुलेशंस जारी किए थे। इस ड्राफ्ट के मुताबिक स्टेट यूनिवर्सिटीज में कुलपतियों की नियुक्ति में चांसलर को अधिक शक्तियां दी जाएंगी। ये कदम राज्यों के अधिकारों और संघवाद पर सवाल खड़े कर रहा है। इसकी एक वजह यह है कि चांसलर अक्सर राज्यपाल होते हैं और राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। इसी वजह से विपक्षी पार्टियां इस ड्राफ्ट के खिलाफ विरोध कर रही हैं। अब देखना होगा कि विपक्ष के विरोध के बाद केंद्र सरकार इस ड्राफ्ट को वापस लेने का काम करती है या नहीं। 5 फरवरी को दिल्ली चुनाव की वोटिंग पूरी होते ही तमाम सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल्स के आंकड़े सामने आ गए। कई पोल्स में आम आदमी पार्टी तो कई में बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाया गया, लेकिन देखा जाए तो ज्यादातर एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी को ही बहुमत मिल रहा है। डीबी लाइव के लिए इलेक्ट लाइन ने एग्जिट पोल किया और इस पोल में आम आदमी पार्टी को 40 से 46 सीटों का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 22 से 28 सीटों का। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं, वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को भी 0 से 2 सीटों का अनुमान बताया गया है। यानी देखा जाए तो डीबी लाइव के एग्जिट पोल में भी आम आदमी पार्टी को ही बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इलेक्ट लाइन ने ही डीबी लाइव के लिए सर्वे किया था और बाकी पोल्स की तुलना में डीबी लाइव का ही एग्जिट पोल कमोबेश सटीक साबित हुआ था। बताते चले कि एग्जिट पोल्स आने के बाद इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया, तो वहीं मिल्कीपुर के एग्जिट पोल्स पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब जीवित नहीं बचा है, अगर सफेद कपड़ा मिल जाता तो मैं आयोग पर चढ़ा देता। यानी देखा जाए तो विपक्ष ने एक तरह से इस एग्जिट पोल को नकारने का काम किया है। अब देखना होगा कि 8 फरवरी को एग्जिट पोल कितने सटीक साबित। फरवरी को शाम 6 बजे दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो गई, लेकिन वोटिंग पूरी होते ही सुप्रीम कोर्ट में फॉर्म 17C को लेकर एक PIL दाखिल की गई। याचिका में चुनाव आयोग को वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद फॉर्म 17C वेबसाइट पर डालने का आदेश देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि फॉर्म 17C की सार्वजनिक तौर पर मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को तुरंत इसे वेबसाइट पर डालने का आदेश दिया जाना चाहिए। इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और चुनावी अनियमितताओं पर रोक लगेगी। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग की तरफ से फॉर्म 17C की जानकारी पब्लिक न करना चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को कम करता है और ये जानकारी सार्वजनिक न करना RTI कानून का भी उल्लंघन है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग ये सूचना उसी दिन पब्लिक डोमेन या सरकारी पोर्टल पर नहीं डालता है। बता दें कि इसके साथ ही याचिका में अंतरिम आदेश की भी मांग की गई है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को अंतरिम आदेश के तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के साथ ही आने वाले किसी भी चुनाव के फॉर्म 17C तत्काल प्रभाव से वेबसाइट पर डालने का आदेश दे। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के जिस तरह वोटिंग के आंकड़े पब्लिश होते हैं उनमें अप्रत्याशित अंतर होता है और ऐसा विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव की वोटिंग के बाद देखा गया है। आपको बता दें कि फॉर्म 17C में ये जानकारी होती है कि एक पोलिंग बूथ पर कितने वोट डाले गए। अब देखना होगा कि इस PIL पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला हो गए हैं। यानी लगभग 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन इस कुंभ को लेकर लोगों में उत्साह कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु आज भी संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। 6 फरवरी को केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद, हरियाणा के CM सैनी, मणिपुर के CM N बीरेन सिंह ने संगम में स्नान किया। महाकुंभ में लगातार VIP मूवमेंट जारी है, जबकि मौनी अमावस्या की भगदड़ ने इसे लेकर योगी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। विपक्ष का आरोप था कि इस घटना के लिए बढ़ता VIP कल्चर जिम्मेदार है। संसद में लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है। बजट सत्र में विपक्षी सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में महाकुंभ के हादसे को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उनका दावा है कि 29 जनवरी को हुई भगदड़ में हजारों की जान गई। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान शिवसेना UBD सांसद संजय राउत ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या महाकुंभ में सिर्फ 30 लोगों की जान गई? आपको सच बताना चाहिए, वहां करीब 2000 लोगों की जान गई। किसी भी दूसरे देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। कई अन्य विपक्षी सांसदों ने भी इसी तरह के बयान दिए। TMC सांसद सागरिका घोष ने सवाल किया कि सरकार जान जाने वालों का सही आंकड़ा बताने से बच क्यों रही है। उन्होंने कहा कि अफसोस और जवाबदेही दिखाने के बजाय सरकार की PR मशीन लगातार प्रचार में लगी हुई है। वहीं जांच आयोग भी अपने स्तर पर छानबीन
छानबीन में जुटा हुआ है। ग्रामीणों से उनकी पूछताछ जारी है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध गतिविधियां मिलने के बाद मामले में चल रही जांच ने नया मोड़ ले लिया है। यूपी समेत पड़ोसी राज्यों में भी संदिग्धों की तलाश की जा रही है। हालांकि इससे जुड़ी पूरी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन विपक्ष के रवैये को देखकर एक बात तो तय है कि ये मामला जल्द ही शांत नहीं होने वाला है। सरकार को जवाब देश में एक बार फिर हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। उपद्रवियों ने इस बार सीधे पूर्व पीएम शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के घर पर धावा बोल दिया। ये हिंसा सोशल मीडिया पर बुलडोजर जुलूस के ऐलान के बाद हुई। दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही हिंसा की घटनाएं लगातार देखी जा रही हैं। तख्ता पलट के बाद अब शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग वापस से बांग्लादेश की राजनीति में एंट्री करने की कोशिश में जुटी हुई है। 6 फरवरी को अवामी लीग ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया था और इसके लिए शेख हसीना का ऑनलाइन संबोधन होना था, जिसके विरोध में बांग्लादेश में बोंगो बंधु कहे जाने वाले मुजीबुर रहमान के धन मंडी 32 वाले आवास पर बुलडोजर मार्च निकालने का ऐलान किया गया। लेकिन अचानक ही उनका प्लान बदला और प्रदर्शनकारी रात 8 बजे ही देश के संस्थापक के आवास के मेन गेट को अंदर तोड़कर चले गए। खबर यह आ रही है कि उन्होंने बोंगो बंधु के घर को फूंक दिया। खुलना में शेख हसीना के चचेरे भाई शेख सोहेल, शेख जेवेल के घरों को 2 बुलडोजरों से ध्वस्त कर दिया गया। इस पर शेख हसीना भी भड़क गई। उन्होंने कहा कि किसी ढांचे को मिटाया जा सकता है, लेकिन इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता। हसीना ने कहा कि एक घर से क्यों डरना, मैं बांग्लादेश के लोगों से इंसाफ चाहती हूँ। क्या मैंने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया? फिर इतना अपमान क्यों? एक इमारत को मिटाया जा सकता है, लेकिन इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता। मेरे पिता का घर तोड़ने वालों को याद रखना चाहिए कि इतिहास अपना बदला लेता है। इस घटना ने बांग्लादेश के हालात को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कब तक वहां हिंसा चलती रहेगी। यूनो सरकार इन उपद्रवियों के खिलाफ कब